हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी गुरु TQM। मैं आज यहाँ पर आपको अनोवा यानी एनालिसिस वेरिएंस के कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि एनालिसिस वेरिएंस होता क्या है, उसको हम कब इस्तेमाल करते हैं और इसके कुछ फार्मूले। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि ये हमने जो है गेज RNR के बारे में स्टडी करी थी, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, और इसको हमने एक्सेल में करके देखा था। अब हम इसको एनोवा में करके देखेंगे, और एनोवा में करने से पहले आपको एनोवा के बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो है ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ये वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है एनालिसिस वेरिएंस। एनोवा इज ए टूल टू कंपेयर द मीन ऑफ मोर देन टू लेवल ऑफ एनी फैक्टर। अनोवा जो है एनालिसिस वेरिएंस एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी फैक्टर के दो या दो से ज़्यादा लेवल के मीन को कंपेयर कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपकी कोई शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 3 है। 3 शिफ्ट में आपके काम मतलब कंपनी चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, और तीनों शिफ्ट में आपको कंपेयर करना है कि एक्सीडेंट रेट क्या तीनों का सेम है या फिर कुछ इसमें स्पेशल कॉजेज़ हैं। तो इसको हम एनोवा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमें 5 ब्रांड दे दिए टायर के, हमें चेक करना है कि क्या पाँचों की माइलेज जो है वो सेम मिलती हुई है। जैसे कि हमने अपोलो टायर्स ले लिया, JK टायर्स ले लिया, सीएट ले लिया, MRF ले लिया और ब्रिजस्टोन ले लिया। तो हमें कंपेयर करना है डेटा उठा के पाँचों का कि भाई क्या इनके हमें मीन बराबर हैं, क्या ये सब के सब टायर जो हैं बराबर लगभग बराबर दिनों तक चलती हैं, या फिर कुछ डिफरेंस है कि MRF ज़्यादा चलता है या फिर सीएट ज़्यादा चलता है। इस टाइप से हम जो है अनोवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनालिस्ट जो है अनोवा का इस्तेमाल जो है ये पता लगाने में करता है कि क्या हमारे पास जो है मीन वो अलग है कि नहीं है। और अनोवा का इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस मान के चलनी पड़ेंगी। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि डेटा शुड बी नॉर्मल। हमने जो डेटा लिया हुआ है वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेल शेप्ड कर्व, इसको हम नॉर्मेलिटी टेस्ट और हिस्टोग्राम से भी चेक कर सकते हैं नॉर्मल डेटा को। ऑल लेवल्स हैव इक्वल वेरिएंस। आपके जो फैक्टर्स हैं उनके जो लेवल हैं उनका वेरिएंस बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग लेवल हैं जिनका अलग अलग वेरिएंस है उसको ले रहे हैं। तो ये जो है फिर आप डाटा जो एनालाइज करेंगे वो कुछ आपकी हेल्पफुल नहीं होगा, वो गलत ही इन्फॉर्मेशन देगा। सैम्पल्स आर रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली ड्रॉन। सैंपल जो होने चाहिए वो रैंडमली होने चाहिए और इंडिपेंडेंटली ड्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? सपोज़ कीजिए आप अपनी कंपनी में चेक कर रहे हैं कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में डिफेक्ट्स जो हैं वो किस में ज़्यादा हैं, या फिर एक्सीडेंट जो होते हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं। शिफ्ट 1 में होता है, शिफ्ट 2 में होता है, शिफ्ट 3 में होता है। आप शिफ्ट 1 में उस समय चेक कर रहे हैं जब एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है, और शिफ्ट 2 में जब चेक कर रहे हैं जब एक्सीडेंट सबसे कम होता है, जब वर्कर छुट्टी पे गए होते हैं। और शिफ्ट 3 में आप जब चेक कर रहे हैं जब वर्कर जो है बिल्कुल काम स्लो चल रहा होता है। तो ये जो है रैंडमली नहीं माना जाएगा। इसे आप जो है आप डिपेंडेंटली चेक कर रहे हैं, तो इससे में आप इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। आपको रैंडमली उठाना है, कैसा कभी भी किसी वक्त डेटा उठा लेना है एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये सारे डेटा जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो डेटा नॉर्मल होना चाहिए, सभी लेवल जो होने चाहिए इक्वल वेरिएंस के होने चाहिए, और आपका जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और रैंडमली ड्रॉन होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक सैंपल है। जैसे कि हम अनोवा करते हैं तो आप ये एक पेपर इंडस्ट्री है जो पेपर बना रही है, वो ये देखना चाहती है कि हार्डवुड कंसंट्रेशन को हम अगर बढ़ा दें, 5% कर दें, 10% कर दें, एक बार 15% कर दें, एक बार 20% कर दें, तो
क्या मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ पेपर की बढ़ जाएगी या फिर उतनी रहेगी, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे तो इसमें फैक्टर जो है वो हार्डवुड कंसंट्रेशन है, इसको हम फैक्टर बोलते हैं। हार्डवुड कंसंट्रेशन जो है वो हमारा फैक्टर है और ये सिंगल फैक्टर है, और इसमें जो है ये लेवल्स हैं 5%, 10%, 15% और 20%, ये हमारे लेवल हैं और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5, हमने पहले 5% जो है हार्डवुड कंसंट्रेशन मिक्स किया है पेपर पल्प में, फिर हमने ऑब्जर्वेशन लिए, यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशन ले लिए, फिर हमने 10% ऐड किया, फिर हमने 6 ऑब्जर्वेशन ले लिए, फिर हमने 15% ऐड किया, फिर हमने 6 ऑब्जर्वेशन ले लिए, फिर हमने 20% लिया, फिर हमने 6 ऑब्जर्वेशन ले लिए। अब हमें चेक करना है कि क्या हर एक लेवल का, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल, इन चारों लेवल का जो मीन क्या बराबर है। मीन बराबर कहने का मतलब है क्या ये हार्डवुड कंसंट्रेशन बढ़ाने पे या घटाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर, या फिर मीन बराबर नहीं है। मीन बराबर नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हार्डवुड कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इसमें जो है पेपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो हम इसको एनोवा के थ्रू चेक करते हैं, और इसके बारे में कुछ हम ख्याल रखेंगे यहाँ पर कि एक जो टर्म होता है ये सॉफ्टवेयर्स में या फिर हम लेके चलते हैं, तो जो आप ये ऑब्जर्वेशंस देख रहे हो, 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, और यहाँ पर लेवल देख रहे हो, यहाँ पर 4 लेवल हैं, 5, 10, 15 और 20। इन लेवल्स को ट्रीटमेंट बोलते हैं। आप ध्यान रखिए इस बात का, आगे जाके हम इसको ट्रीटमेंट ही बोलेंगे, तो आप कैलकुलेशन करते समय भी हम ट्रीटमेंट ही बोलेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो है 5, 10, 15 और 20 हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम इनको रेप्लिकेट बोलते हैं। तो हमारे पास जो 5% ट्रीटमेंट है पहला वाला, उसके 6 रेप्लिकेट्स हो गए, और जो 10% जो ट्रीटमेंट है उसके हमारे 6 रेप्लिकेट। इस तरह करके हमने जो है ये डेटा तैयार किया। यहाँ हमने लिया इसका टोटल, और यहाँ हमने जो है ये 5% कंसंट्रेशन है उसका एवरेज निकाल दिया है। उसी तरह हमने जो है इसका एवरेज निकाल दिया है, इसी तरह हमने एवरेज निकाला, यहाँ पर ग्रैंड एवरेज निकाल दिया है। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार हम जब इसका एग्जांपल करेंगे तो हमारे लिए अच्छी तरह क्लियर होगा। उससे पहले हम जो है एनोवा का मेथड्स और फार्मूले के बारे में हम चेक कर लेते हैं, कैसे एनोवा किया जाता है और कैसे हम इसको चेक करते हैं। इसमें लिखा हुआ लेवल्स ऑफ फैक्टर कॉल्ड एज ट्रीटमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये बात ध्यान रखना है। लेवल्स होते हैं जो फैक्टर्स के, ये हमारा फैक्टर है और ये इसके लेवल्स हैं, इनको ट्रीटमेंट कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड एज रेप्लिकेट्स, और ऑब्जर्वेशन जो है उनको हम रेप्लिकेट कहते हैं। ये लीनियर स्टैटिस्टिकल मॉडल है एनोवा का। ये लीनियर स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है ये थोड़ा समझना इन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। ये YIJ जो है हमारे पास, आप देख रहे हैं YIJ, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ये हमने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन लिए, यानी हमारे जो रेप्लिकेट्स हैं ये हैं। ये हमारा मीन है, जो ऑब्जर्वेशंस का मीन है, और ये जो है आपका टाउ आई, ये फैक्टर एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा फैक्टर है जो ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये जो है आपका रैंडम एरर है। मगर अगर आप इस तरह समझ सकते हैं इसको, YIJ जो है हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 7, 8, 15, 11, 9, 10, 12, 17, ये हमारे YIJ हैं ये सारे। और हमारा जो मीन है इसमें से एक मीन होगा और एक टाउ आई जो हमने देखा था यहाँ पर थोड़ी देर पहले, ये टाउ आई जो है ये फैक्टर एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट्स। हमारे जो ट्रीटमेंट है, ये जो चारों ट्रीटमेंट है, इससे जुड़ा हुआ एक फैक्टर है, और ये जो है हमारा रैंडम एरर है, ये मेजरमेंट एरर है। अगर मान लीजिए कि इनके मीन्स में कुछ फ़र्क पड़ता है, इनके मीन्स में अंतर है, ये बराबर नहीं है, इनमें जो हार्डवुड कंसंट्रेशन डालने पर फ़र्क पड़ रहा है, तो जो टाउ आई होगा
यानी तुम्हारे पास जो हमारे पास ये फैक्टर एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट्स हैं, ये कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। अगर मान लीजिए कि मीन बराबर हैं तो फैक्टर एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, क्योंकि मीन बराबर हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास टाउ वाई क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो इफ़ द मीन इज़ सेम फॉर ऑल लेवल ऑफ फैक्टर्स, मैंने आपको जैसे ही बताया कि अगर मान लीजिए मीन जो है सभी लेवल्स के लिए सेम है तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लीनियर मॉडल हमारा बन जाएगा y इजिकल टू एक्स प्लस ई, जहाँ y हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, x हमारी ट्रू वैल्यू है, e हमारा एरर है। अब इसको हम हाइपोथेसिस के नज़रिए से भी देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। हमारा जो मैंने आपको एक वीडियो में हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो हम यहाँ पर मान के ये चल रहे हैं कि ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस में हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे जो फैक्टर एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट जो हैं वो सारे बराबर हैं, यानी हमारे मीन जो है सारे क्या हैं, इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे हार्डवुड कंसंट्रेशन डालने पर हम 5% डाल रहे तब भी उतना स्ट्रेंथ मिल रहा है, 10% डाल रहे तब भी उतना स्ट्रेंथ मिल रहा है। ये इसका मतलब ये है H0, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और H1 इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब ये रिजेक्ट होता है तब अल्टरनेटिव अप्लाई होता है, नहीं तो फिर ये ट्रू माना जाता है इसको। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कम से कम एक लेवल तो ऐसा है, इनमें से कम एक लेवल ऐसा है जहाँ पर जो है फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि बात या तो 5% डालने में फ़र्क पड़ रहा होगा, या फिर 10% डालने में फ़र्क पड़ रहा होगा, या 15% डालने में फ़र्क पड़ रहा है। एक पे, दो पे ही पड़ सकता है, या सभी में फ़र्क पड़ रहा है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कह रहा है। तो अब कैलकुलेशन से, एनोवा से हम यही चेक करेंगे कि क्या हमारा जो है नल हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी क्या हमारा मीन इक्वल है, या फिर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है मतलब हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अप्लाई होगा, यानी मीन इक्वल नहीं है। हम इसको समझ लेते हैं एक बार और। ये देखिए, ये टिपिकल डेटा फॉर सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास ये एक टिपिकल डेटा सीट है। ये एग्जांपल है, मैंने आपको दिखाया है, इसको ध्यान समझिएगा। ये हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं और ये हमारी ट्रीटमेंट्स हैं। और फैक्टर हमारा सिंगल फैक्टर है। हम डबल फैक्टर भी ले सकते हैं, 3 फैक्टर भी ले सकते हैं, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। ये हमारा बेसिक है अनोवा समझने के लिए। तो ट्रीटमेंट्स हमारी 1 to लेके ए तक हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रीटमेंट हमारी 1 to लेके ए तक है, और ऑब्जर्वेशन जो है 1 से लेके एन तक हैं, यानी एन ऑब्जर्वेशंस हैं और ए ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस हो गई हमारी इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, और यहाँ कर लेंगे हम टोटल, यानी इन सभी क्या कर लेंगे हम टोटल कर लेंगे, और यहाँ निकालेंगे एवरेज, यानी इन ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज आएगा इस वाली लाइन का, पहले ट्रीटमेंट का, वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। उसी तरह इन सब का जो ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसी तरह हम एवरेज निकाल लेंगे सबका, और लास्ट में हम निकाल लेंगे सबका ग्रैंड एवरेज, यानी इस टोटल को हम इससे डिवाइड कर देंगे ए इंटू में एन, जितने भी हमारे पास डेटा हमारे पास ग्रैंड एवरेज आ जाएगा, जिसे हम ग्रैंड मीन बोल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये टेबल जो है आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, इसी से ही हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समझ लीजिए इसको, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा इसको। अनोवा पार्टीशन टोटल वेरिएबिलिटी इनटू 2 पार्ट्स। अनोवा जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएशन है, वो डेटा की टोटल वेरिएबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पहला है वेरिएबिलिटी ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, वेरिएबिलिटी होती है जो ट्रीटमेंट्स की वजह से आती है, और एक होता है वेरिएबिलिटी ड्यू टू मेजरमेंट एरर, यानी जिसे हम रैंडम एरर मान के चल रहे हैं। तो रैंडम एरर जो है ये सभी में आता है, इसको हम जो है स्टडी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये ट्रीटमेंट से ज़्यादा एरर वेरिएबिलिटी आती है तो हम इसी को ही मेन मान के चलेंगे। टोटल वेरिएबिलिटी जो है हमारे पास, वेरिएबिलिटी ड्यू टू ट्रीटमेंट्स प्लस वेरिएबिलिटी ड्यू टू मेजरमेंट एरर।
तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि SST यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स है, ये हमारे पास जो है टोटल उसका सम ऑफ स्क्वायर किया गया है, और ये हमारे ट्रीटमेंट्स का सम ऑफ स्क्वायर है, और ये हमारे पास रैंडम एरर का सम ऑफ स्क्वायर है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालते कैसे हैं? टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम जो है ग्रैंड मीन में से ऑब्जर्वेशन माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर हम प्लस करते चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टेबल दिखा के। जैसे मान लीजिए हमारे पास टेबल है, हम क्या करेंगे, ग्रैंड मीन लेंगे यहाँ से, जो यहाँ से हमने ग्रैंड मीन निकाला इसको हम इस ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे। इसको हम ग्रैंड मीन लेके हम इस ऑब्जर्वेशन से, पहले वाले ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे, और जो माइनस आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस में फिर हम इसका और इसका डिफरेंस लेंगे दूसरे वाले का, अब फिर हम इसे स्क्वायर कर देंगे प्लस, फिर हम इसी तरह इसका डिफरेंस लेंगे, फिर हम इसका डिफरेंस लेंगे, स्क्वायर लेंगे, इस तरह हम करते जाएंगे सबका। तो हमारे पास जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकलता आएगा। तो टोटल में हम जो है ग्रैंड मीन लेते हैं और क्या लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ हमने जो है ये वाई आई ये ऑब्जर्वेशंस हैं, और आई जो है ट्रीटमेंट हमारी 1 से लेके ए तक, मैंने आपको बताया था ए तक ट्रीटमेंट है, और जी जो है हमारे ये ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये हमारी एन ऑब्जर्वेशन, ए ट्रीटमेंट्स और एन ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा हो गया टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है समेशन वाई आई माइनस वाई डबल डॉट स्क्वायर। ये वाई डबल डॉट जो है ये ग्रैंड मीन है, और ये जो है मीन है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी मैं आपको टेबल से दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे कि इस ग्रैंड मीन को इससे डिफरेंस निकालेंगे, इस वाले एवरेज से। इस ग्रैंड मीन को इस वाले एवरेज से हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस का हम स्क्वायर कर देंगे, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही हम दूसरे के लिए करेंगे। इसका हम डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करके जितने n है, यानी 5 है हमारे पास, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह का हम एंड तक करते जाएंगे, प्लस कर देंगे सबको, क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द ग्रुप। मतलब हमारे टोटल ग्रुप में कितनी वेरिएबिलिटी है, ये बोलते हैं हम ट्रीटमेंट वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द ग्रुप, सम ऑफ ट्रीटमेंट्स को। तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द ग्रुप। और ये हमारे पास एरर है, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, इसको हम निकालने, इसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी विद इन द ग्रुप। हम इसको मतलब विद इन द ग्रुप ही जो हम इसको डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ इसको। हम इसमें क्या करेंगे कि इसका एवरेज लेंगे और इसके एवरेज में से इनका सभी का डिफरेंस निकालेंगे। पहले वाले का डिफरेंस निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे और स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इस लाइन में इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इन सभी का डिफरेंस स्क्वायर करके प्लस हो गया। उसी तरह फिर हम जो है इसको लेंगे, दूसरे वाले को फिर हम इससे डिफरेंस निकालेंगे और स्क्वायर कर देंगे, फिर हम इसका एवरेज लेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकाल कर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस तरह करके हमारे पास जो है ये वेरिएबिलिटी विद इन द ग्रुप हमारे पास आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो है टोटल जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको हम सम ऑफ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और एरर सम ऑफ स्क्वायर्स में हमने प्लस कर दिया है। आगे अगर मान लीजिए कि मीन इक्वल है, अगर मीन इक्वल है तो सम ऑफ ट्रीटमेंट्स जो है और डिवाइड बाय, इसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। आपने देखा था कि हमारे पास जो है ए ट्रीटमेंट्स थी, तो a-1 करेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास a-1 हो जाएगा। तो ये हमारे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वेरिएंस की वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास सारे मीन इक्वल हैं तो, सारे मीन इक्वल हैं तो हमारे पास कोई भी
कोई भी ट्रीटमेंट जो है इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर सारे मीन इक्वल नहीं हैं तो सिग्मा स्क्वायर के साथ साथ जो है इसके साथ जो है ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट भी जुड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर सम ऑफ स्क्वायर जो है ये मीन्स अगर इक्वल नहीं आती हैं तो हमारे पास यहाँ पर ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट भी आता है। अब यहाँ पर जो है हम अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए एरर सम ऑफ स्क्वायर जो होता है उसको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं। ये एरर सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको एरर सम ऑफ स्क्वायर जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था, तो ये ए जो है हमारे पास यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं और एन जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। इसे हम मीन स्क्वायर ऑफ एरर बोलते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर, इसको ये बोल सकते हैं। अब हमारा जो स्टेप है ये जैसे ही हम मीन स्क्वायर एरर निकाल लेंगे और मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट निकाल लेंगे तो हम जो है यहाँ पर एफ स्टैटिक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ स्टैटिक्स क्या होता है मैं आपको चेक कराता हूँ। इसको एफ स्टैटिक्स चेक करने के लिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय a-1 जो है आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहाँ सम ऑफ स्क्वायर एरर का और ये एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय a-1। ये हमारा जो है मीन सम ऑफ ट्रीटमेंट्स है, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट्स है, सम ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइड बाय a-1। और ये जो है सम एरर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय an-1, ये हमारा मीन स्क्वायर एरर है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है एफ़ नॉट की वैल्यू आ जाएगी। एफ़ नॉट जो है ये एक एफ स्टैटिक्स है, इसको हम अपेंडिक्स के टेबल चेक करेंगे। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है और ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है a-1 और an-1। तो इसको हम जो है एक बार टेबल देख के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और ये हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम्स यहाँ से दिया हुआ है, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ दिया हुआ है। तो हम जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये देख लेंगे यहाँ से और उसके बाद जो है हम यहाँ से वैल्यू उठा लेंगे। जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा इसमें। आगे जो है अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये जो हमने कैलकुलेट किया है एफ स्टैटिक्स, ये इसकी वैल्यू जो टेबल की वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे अगर वैल्यू ज़्यादा आती है टेबल की वैल्यू से। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था? नल हाइपोथेसिस वो था जिसमें हम मान रहे थे कि सारे मीन्स इक्वल हैं। अगर हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब सारे मीन्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो है हार्डवुड कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट पड़ रहा है पेपर स्ट्रेंथ पे, मतलब 5% डालने पर, 10% डालने पर, 15% डालने पर पेपर की स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा नहीं है, कम है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ से हम जो है किसी भी पॉपुलेशन की यानी जो लेवल्स हैं फैक्टर्स के उसके हम मीन को हम चेक कर सकते हैं कि वो बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हम जो है कुछ टेबल देख लेते हैं। जो हमारा जो लास्ट में टेबल है ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सिंगल फैक्टर हम देख रहे हैं। तो ट्रीटमेंट्स के लिए हम जो है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और एरर के लिए हम एरर सम ऑफ स्क्वायर और टोटल के लिए हम जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर लगाते हैं। ट्रीटमेंट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया a-1, एरर का सम ऑफ स्क्वायर हो गया a और n-1 और टोटल के लिए हो गया an-n-1। अब मीन स्क्वायर जो है वो कैसे निकालते हैं? अगर हम इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन स्क्वायर निकल जाएगा। यानी मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय a-1। उसी तरह हमारे पास जो है ये एरर मीन स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे? एरर सम ऑफ स्क्वायर को इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे
और अगर हमें एफ स्टैटिक्स निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हम जो है मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट्स को मीन स्क्वायर एरर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एफ स्टैटिक्स निकल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमने जो है अनोवा के बेसिक स्टडीज़ के बारे में देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। ये जो है वन वे अनोवा है, इसमें हम जो है एक अगले वीडियोज़ में हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, इंडस्ट्री में इसको कैसे करते हैं। मैं आपको इसको एक्सेल में और मिनी टाइप में करके दिखाऊंगा, तो ये अच्छी तरह क्लियर होगा। फ़िलहाल ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।